करेंगे। अच्छा ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है इसमें जो आपको समझाने की चीज है वो क्या है। याद रखना बेटा, जब लाइन इस तरह हो आपके पास, लाइन की रोटेशन ये हो, ये लाइन हो, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो ग्राफ के अंदर, या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो ग्राफ के अंदर। बात समझ आ रही है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, उसका जो ग्रेडियंट होता है वो होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। यानी मतलब ये हो गया कि यहां से इस पॉइंट से लेकर, पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक, ये जो लाइन है इसका ग्रेडियंट है जीरो। तो ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब हुआ ये ग्राफ है एस टी ग्राफ है। तो एस टी ग्राफ का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब ग्रेडियंट जो है वो है स्पीड। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम ए टू बी जो है वो स्पीड जीरो है। स्पीड क्या है? जीरो है मेरे पास। जीरो। यानी स्पीड जीरो का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अच्छा, अगर यही चीज मेरे पास यूं होती, ये वीटी ग्राफ होता और यहां से यही स्लोप ड्रॉ हुआ होता, तो यहां से लेकर यहां तक ए टू बी ग्रेडियंट इज जीरो। अब ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब हुआ वीटी ग्राफ के अंदर जो ग्रेडियंट होता है ना बेटा, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो बट स्पीड इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है। देखो, एस टी के अंदर इसका मतलब यह है कि स्पीड इज जीरो, बट वीटी के अंदर इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज जीरो। सही है। एस टी के अंदर यहां पर इस लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, बट वीटी के अंदर इस लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है सर। सिर्फ ग्राफ में नेम का फर्क है, लेकिन बहुत कुछ है। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं, ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही होती है तो मैंने आपसे कहा जो उसका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव स्लोप होगा। नेक्स्ट। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल वैल्यू कम होगी। कम अब होगा। अगर ये वाले स्लोप देखा जाए, जो ओ टू ए जा रहा है आपके पास, तो ये वाला स्लोप जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव स्लोप है। और ये क्या है? इसकी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी आपके पास। क्लियर हो गया? ठीक है सर। समझाया क्यों जाता है? ये समझाया इसलिए जाता है क्योंकि बेटा हमने फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करने हैं, और जो आपके काइनेमेटिक्स में यहाँ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट आएगा वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, उसको समझना होगा आपको। ठीक हो गया? अच्छा चलो, ठीक अब है हम सर। आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी में, आगे जा रहे हैं। तो आगे देखो आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही वो तो हो गई जी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब अगर आपके पास एक लाइन आती है जो इस तरह की स्ट्रेट हो, मतलब ये हो वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो जब एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल ना नहीं होती और इस तरह स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसका ग्रेडियंट जो होता है वो कांस्टेंट ग्रेडियंट होता है। तो अगर वो वीटी ग्राफ है तो मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर वो एसटी ग्राफ है तो मीन स्पीड इज कांस्टेंट। बात समझ आ गई? ये हमने ओ लेवल में बात की। क्या मतलब सर? यानी अगर आपकी लाइन कुछ इस तरह की है, जैसे ये लाइंस मैंने ड्रॉ की है ना, स्ट्रेट तो हम्म। है, स्ट्रेट लाइंस हैं ये, दिखा दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, ये स्ट्रेट लाइन तो है। मतलब आपकी लाइन जो है वो इसी जीरो से स्टार्ट हो रही है, यूं है, इसी जीरो से स्टार्ट होके यूं है, इसी जीरो से स्टार्ट होके यूं है, लेकिन पैरेलल टू द एक्स या वाई एक्सिस नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो इस टाइम जी। ग्रेडियंट होता है वो कांस्टेंट ग्रेडियंट है। यानी इन लाइंस का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट ग्रेडियंट होता है। अब अगर ये एस टी वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का मतलब ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे ये है, तो इसका जो ग्रेडियंट जी है सर। कांस्टेंट है, तो मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जी सही है सर। लेकिन अगर ये एस टी ग्राफ होता, तो एस टी ग्राफ में जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी या स्पीड है, तो एस टी ग्राफ में भी ये ग्रेडियंट कांस्टेंट था, लेकिन उस टाइम हम कहते हैं कि स्पीड इज कांस्टेंट। बात समझ आ गई? ठीक है। जी सर।
में पढ़ चुके हैं। एक बार इसको मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आपको पूरी एक डायग्राम में आपको स्लोप बना के दिखाता हूं। अच्छा, अब ये हमने कर लिया, ये सारा कुछ मैंने अभी आपको बता दिया कि स्लोप में जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमारे पास क्या होता है, वो एरिया या डिस्प्लेस, एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट, या हमारे पास क्या होता है, आपके पास डिस्टेंस होता है आपके पास। ठीक हो गया, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक टोटल प्रॉपर एक पूरा ग्राफ बना के उसमें स्टेटमेंट बताता हूं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। फर्ज करो मेरे पास यहां पर आ जाता है इस तरह का कोई ग्राफ, ये है एस और ये है टी। ठीक हो गया। एक और ग्राफ मेरे पास आ गया, ये है वी और ये है टी। दोनों के अंदर देखो मैं शेप सेम बना रहा हूं, इसमें यूं गई, फिर यूं आई, फिर यहां कर्व यूं गया, नीचे आया कर्व, फिर यहां से स्ट्रेट हो गया, फिर कर्व ऊपर गया, फिर स्ट्रेट लाइन ऊपर चली गई। ठीक है, अब यही ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं, यूं स्ट्रेट आया, फिर यूं चलेगी, फिर कर्व नीचे आ गया आपके पास, फिर यहां से स्ट्रेट लाइन हो गई, फिर कर्व ऊपर चला गया आपके पास और लाइन स्ट्रेट हो गई। सेम ग्राफ मैंने बनाया है। अब मैं इसको जरा पॉइंट्स दे देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। इसी तरह ऊपर भी दे देता हूं, ओ ए बी, ये सी, ये डी और ये ई और ऊपर एफ। अच्छा, अब गौर से जरा देखना मैं क्या कह रहा हूं और क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रॉम ओ टू ए, यहां हो या यहां हो, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। क्या है? ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अब ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो देखो एस टी ग्राफ के अंदर ग्रेडियंट वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है। तो एस टी ग्राफ में इस लाइन का मतलब होगा वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वीटी ग्राफ में ग्रेडियंट जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, तो इस लाइन का मतलब होगा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है सर। अब बी, ए टू बी, ए टू बी जो हमारे पास लाइन है ये वाली, इसमें ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, मतलब ग्रेडियंट इज जीरो। अब अगर ग्रेडियंट जीरो है तो एस टी ग्राफ में मतलब है वेलोसिटी विल बी जीरो, बट वीटी ग्राफ में मतलब है एक्सेलरेशन इज जीरो। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं नहीं। जीरो, अच्छा ठीक है, वो मतलब स्लो डाउन हो रही है। नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मीन वो सेम वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। हाँ, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है सर। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये कर्व आ गया, ठीक। यहां से बी टू सी कर्व है। तो कर्व का किस्सा जो होता है ना, वो ये पूरा सर्कल ले लो, ये और ये, इसको हाफ कर दो यूं, यानी एक ये हो गया, एक ये कर्व हो गया, एक ये कर्व हो गया और एक ये कर्व हो गया। ये आपके पास कर्व हो गए। ठीक है, अब ये जो कर्व है ना बेटा, ये देखो ये वाला कर्व, लेट सपोज रेड, मैं इसको रेड कर लेता हूं, ये रेड वाला कर्व और ये रेड वाला कर्व, ये दोनों आपके लेफ्ट हैंड पे बन रहे हैं। दोनों लेफ्ट हैंड पे बन रहे हैं। जी सर। देखो दोबारा बता रहा हूं, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की, नजर आ रही है रेड लाइन, जी सर। ये और ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके लेफ्ट हैंड पे बन रहे हैं। तो ये दोनों कर्व जो कहलाते हैं वो लेफ्ट हैंड पे हैं। तो जो लेफ्ट हैंड पे कर्व बनता है उसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, ख्वाए वो नीचे से ऊपर जाए यूं, या यहां से यूं जाए इस डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन में इसका जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये एस टी ग्राफ में होगा तो हम इसको कहेंगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग।
और अगर ये वीटी ग्राफ में होगा तो हम इसको कहेंगे एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है सर। अब ये वाला कर्व, ये ब्लू वाले, ये देखो ब्लू लाइन नजर आ रही जहां मैं लगा रहा हूं, जी सर। ये ब्लू वाली लाइन जो है ये कहलाती है राइट हैंड पे, क्योंकि ये जो कर्व है ये राइट हैंड पे बन रहा है। तो राइट हैंड पे जो कर्व बनता है उस कर्व को हम कहते हैं इंक्रीजिंग कर्व। ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, मतलब ये हो गया कि अगर ये एस टी ग्राफ में होगा तो ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और अगर ये वीटी ग्राफ में होगा तो वीटी का ग्रेडियंट जो है एक्सेलरेशन होता है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है सर। ठीक होगी बात। तो पूरी आपके ग्राफ की इंटरप्रेशन है ये, यानी अगर स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल टू द एक्सिस ना हो वो ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, और आपका जो कर्व हो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो उसका ग्रेडियंट होगा जीरो। तो जब उसका ग्रेडियंट जीरो होगा तो इसका मतलब है स्पीड और वेलोसिटी विल बी जीरो। सही है सर। अच्छा, अब अगर कर्व आ जाते हैं तो दोनों टाइप के कर्व आपने अपने हाथों में देखने। अगर आपका कर्व लेफ्ट हैंड पे बन रहा होगा तो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, और अगर आपका कर्व राइट हैंड पे बन रहा होगा तो आपका जो ग्रेडियंट होगा ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। बात समझ आ गई? सही है सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो हो गए इंटरप्रेशन, यानी ये डायरेक्टली हमें ये डिसाइड करना होगा। जब हमारे पास ग्राफ आता है ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको देखेंगे जी ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा या किस तरह कर रहा है, नहीं, हमने डायरेक्टली उसके ओपिनियन देने पड़ते हैं, हमें उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये लाइंस का, ये ग्रेडियंट का किस्सा हमें यहाँ क्लियर होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस लाइन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है सर। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस अपने ऑप्शन की तरफ, ठीक है, जहां पर हमने उसको ड्रॉप किया था। अब हमारे पास ये आ गया, अब हमारे पास ग्राफ का पोर्शन यहां एंड हो गया, वन डायमेंशन ग्राफ का पोर्शन यहां एंड हो गया है। अभी टू डायमेंशन ग्राफ की मैंने बात ही नहीं की, ठीक है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं अपनी काइनेमेटिक्स में, लीनियर मोशन हम पढ़ते हैं ओ लेवल्स में। यहां पर भी हमारे पास ग्राफ में आती है, ये नहीं कि नहीं आती, लेकिन हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो मोशन का ग्राफ आता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का आता है, जिसमें टू एक्सिस मोशन आती है, लेकिन वो पैराबोला आती है, उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपनी एक्सेलरेशन की इक्वेशन ऑफ मोशंस को। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले तो आपके पास जहन में ये होना चाहिए कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास होता है v। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, उसके बाद s का मतलब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और हाइट। उसके बाद मेरे पास होता है आपके पास t का मतलब होता है टाइम। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना बेटा, देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, और तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपके पास चार चार क्वांटिटीज इंक्लूडेड हैं। यहां कितनी क्वांटिटीज हैं? पांच क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं। बट आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें चार क्वांटिटी, हर एक इक्वेशन के अंदर चार क्वांटिटी कंसिस्ट करती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, सही है। इक्वेशन हमने अभी कर ली कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, टी यहां से यहां आ गया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन नंबर वन है आपकी। 80 स्क्वायर क्यों? सॉरी, ए टी नॉट ए टी स्क्वेयर, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है। अच्छा, ये जितनी भी इक्वेशन अप्लाई होंगी ये होंगी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए।
अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक हो गया? मतलब मतलब स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब पैरेलल नहीं है वो ग्राफ के, नहीं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ दे दे। अगर ग्राफ देगा ना बेटा, तो फिर तो ये इक्वेशन वगैरह मैं कुछ नहीं अप्लाई करूंगा। ग्राफ के अंदर मैं डायरेक्ट ग्रेडियंट या अंडर एरिया द ग्राफ कैलकुलेट करूंगा जो उसने रिक्वायर्ड किया होगा। समझ आ गई? ग्राफ के अंदर अच्छा। कोई फॉर्मूला कोई चीज अप्लाई नहीं होती, वो डायरेक्टली अगर मुझे कोई ऐसी चीज कैलकुलेट करने को कहिए जो उसका ग्रेडियंट है तो मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा। अगर कोई ऐसी चीज है कि मुझे उसका एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर द ग्राफ में ले लूंगा उसका। बात समझ आ गई? ठीक है सर। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास एक्सेलरेशन, अच्छा एक इक्वेशन ये भी है हमारे पास कि s इज इक्वल्स टू v अपॉन टी, सॉरी s इज इक्वल्स टू d अपॉन टी, v इज इक्वल्स टू d अपॉन टी। तो v का मतलब स्पीड या वेलोसिटी। तो अगर मैं यहां से इसको इधर ले आऊं तो v इंटू टी इज इक्वल्स टू डी, ये भी एक इक्वेशन के तौर पे हमारे पास यूज होती है। बट ये तो स्पीड का फॉर्मूला है तो इसलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम नहीं देते। ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1 ये है आपके पास, जो यहां मैंने लिखी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। ठीक हो गया? ठीक है सर। ये जहन में रखना और याद रखना क्योंकि ये हमने आगे पुट करनी है क्वेश्चंस के अंदर। अब आ जाओ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसी की इक्वेशन अगर हम सेकंड इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में हमारे पास लेट सपोज देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है आपके पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर मुझे पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस इज जी सर। pt होता है, मीन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये जो v है ये क्या है? ये एवरेज है। तो एवरेज का मतलब होता है फाइनल माइ प्लस इनिशियल अपॉन टू। एवरेज ऐसे भी कैलकुलेट की जा सकती है ना, कि भाई दोनों को ऐड अप करके डिवाइड बाय टू कर लो, यानी 2 3 4 स्पीड्स हैं, तो उन दोनों को कैलकुलेट प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, वो जो मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करना आता है मैथ्स में, यानी एवरेज कैलकुलेट करना, सम ऑफ डेटा जी। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा जी सर। दी हुई है तो दोनों स्पीडों को ऐड अप कर लिया, डिवाइड बाय टू कर लिया, नंबर ऑफ डेटा कर लिया, तो भी हमारे पास क्या बन जाती है? हमारे पास ये क्या बनती है? ये बन जाती है स्पीड, डिस्टेंस बन जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब देखो मेरे पास ये स्पीड की वैल्यू आ सर ये v प्लस यू अपॉन टी जो है, v प्लस यू अपॉन टी कहाँ है? मतलब यही फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन टू। हाँ, ये एवरेज निकाला है ना मैंने। फर्ज करो मुझे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड के लिए मेरे पास क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। जी सर। अब एवरेज के लिए हम ये साइन लगाते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ये टी यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हो गया। अब जब एवरेज स्पीड सही है। निकालनी है मुझे, तो एवरेज स्पीड जो होती है, एक स्पीड यहां दे दी, एक स्पीड यहां दे दी, चलो जी एक स्पीड दे दी यहां से यहां तक, ये दे दी v, ये दे दी u। तो मुझे पता है मुझे जब एवरेज किसी चीज का कैलकुलेट करना होता है तो सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा मैं कर देता हूं। तो डेटा दो हैं, एक v है एक u है, तो मैंने कर दिया v प्लस यू अपॉन डेटा कितना है 2 है तो 2 कर दिया। तो ये पुट कर दिया मैंने v के लिए, मीन एवरेज स्पीड के लिए, कि v प्लस यू अपॉन 2 जो है ये एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है सर। और मल्टीप्लाई बाय ये t मैंने कर दिया साथ में, क्योंकि वो स्पीड इज इक्वल्स टू वो एवरेज स्पीड, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम था। तो उसके लिए मैंने एवरेज स्पीड का वैल्यू लिख ली यहाँ पर, और टी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब अगर मैं आगे जाता हूं तो आगे जाते हुए ये क्या हो जाएगा? अगर मैं अब यहां पर क्या कर दूं, मेरे पास फॉर्मूला आ गया था इससे पहले, जो इससे पहले स्लाइड में मेरे पास फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? वो आया था s इज इक्वल्स टू यू v प्लस यू अपॉन टू इन टू टी, यही आया था।
यही आया ना। जी सर। अच्छा अब ये v की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी ये है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अपॉन टू। ये है ना v जी सर। प्लस ए टी। इस v की जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख दी यहां पर, तो देखो s इज इक्वल टू हो जाएगा v की जगह u प्लस ए टी प्लस u, ये वाला u नीचे आ जाएगा अपॉन टू, यही हो गया। और होल मल्टीप्लाई बाय टी, ये टी तो एज इट इज आ जाएगा नीचे। u प्लस ए टी प्लस यू। दोबारा से मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो कलर में चेंज कर रहा हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा। ये देखो, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है, ये इस v की वैल्यू लिखी है u प्लस ए टी, दी हुई है ना मेरे पास। सही है जी सर। एज इट इज मैंने u नीचे लिख दिया। सही है। अब ये वाला u और ये वाला u, ये हो गया 2u, तो ये हो गया 2u, यानी एडअप हो गया प्लस ए टी अपॉन टू, और ये हो गया टी, यहां पर हो गया। सही है। ये देखो यहां पर ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास स्लाइड के अंदर, देखो हो गई। जी सर। अब क्या किया है, अब मैंने इसको अलग अलग किया है, इस दूसरी साइड पे कर रहा हूं, जरा गौर से देखना। मैंने क्या कर दिया, इसको अलग किया, s इज इक्वल्स टू यू, पहले t को मल्टीप्लाई किया तो u t मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा, तो t अपॉन टू हो गया। इस t को दोनों से मल्टीप्लाई किया ना, 2u से भी किया है और ए टी से भी किया है। टू यू से क्यों करेंगे सर टी को? अच्छा हाँ हाँ, सही है सही है। फिर प्लस प्लस हो गया। अब आ गया ए टी स्क्वेयर अपॉन टू, क्योंकि टी टी से मल्टीप्लाई हुआ तो टी स्क्वेयर हो गया। सही है। अब इसको थोड़ा, ये टू इस टू से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी यहां 1/2 था, उसको मैंने अलग लिख लिया, हाफ लिख लिया। तो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आपके मोशन की, कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सही है सर। ठीक हो गया, s सर इज, ये जी मतलब जो सवाल होंगे उसमें मतलब हमें सिर्फ ये इक्वेशन वो करनी होंगी या मतलब शुरू से इसको डिराइव नहीं नहीं, करना तो ड्राइव नहीं ड्राइव पड़ेगा? करना नहीं आता, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो कुछ इक्वालिटीज ऐसी दे दी जाती है ना, जिसमें आपने यहां से पुट करनी होती है, इस वाले को पुट करना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं कि ये वाली इक्वेशन पुट करनी होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, ये याद होनी चाहिए कि आपने पुट कैसे करनी है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये याद रखना है। अब इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें भी चार क्वांटिटी है, एस है मीन डिस्टेंस है, यू मीन इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम मीन टी है, और ए इज एक्सेलरेशन। तो चार क्वांटिटीज मौजूद है, इन चार में से अगर कोई सी तीन गिवन होती हैं और चौथी मुझे निकालनी हो, तब मैं ये इक्वेशन पुट करता हूं। ठीक है सर। सर ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए? ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक हो गया। ठीक। ठीक है सर। अगर मैं इसी को बैकडोर चला जाऊं, यहां से स्टार्ट से चला जाऊं, और इसके अंदर मैं v की बजाय u को पुट कर लूं, मीन जब मैंने s इज इक्वल्स टू यू टी किया था ना, तो v की बजाय अगर t की वैल्यू पुट कर दूं मैं इसमें, यानी s इज इक्वल्स टू वी टी था ना मेरे पास, तो यहां मैंने v की वैल्यू पुट की थी कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस टू अपॉन टू वी प्लस यू अपॉन टू। अब अगर मैं इसमें t की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दूं, यहां से निकाल के, ठीक हो गया, तो फिर वो आगे ड्राइव करते करते ये वाली इक्वेशन मेरे पास बन जाती है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। बेसिकली ये है ए, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। बेसिक इक्वेशन ये है हमारे पास। इसको सिर्फ हमने क्या कर दिया, u को दूसरी साइड पे ले आके यहां पर मैंने लिख दिया कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। सही है सर। अच्छा अब जरा गौर से देखो, तीनों इक्वेशन को एक साथ मैं लिख रहा हूं, ठीक है।
तीनों इक्वेशन एक साथ मेरे पास आई हैं। इक्वेशन नंबर 1 आई है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आई है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन आई है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये तीन इक्वेशन आपको 99% नहीं 100% याद होनी चाहिए काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो है वो जो v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, वो तो जर्नल फॉर्मूले हैं, वो याद होना चाहिए। फिर अगर मेरे पास होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, वो आपको याद होना चाहिए। फिर आपके पास है s इज इक्वल्स टू मीन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये भी याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर एवरेज का है तो एवरेज का याद होना चाहिए v प्लस यू अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी, इसकी भी कैलकुलेट हो सकती। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले, ये अगर याद नहीं है काइनेमेटिक्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है सर। ये पूरी की पूरी इक्वेशंस ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके 90% क्वेश्चन जो आपका CAI में आता है उसमें 90% क्वेश्चन इससे बिलोंग करता है। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर यही चीज सेम ये कंडीशंस, ये जो है ना, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। तो एक्सेलरेशन सही है। तो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो रही होती है, मोशन हो रही होती है किस में, रोड के ऊपर या जमीन के ऊपर। अब अगर फ्री फॉल मोशन हो रही है, क्या हो रही है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल कैसी होती है, अप टू डाउन होती है। फ्री फॉल मोशन क्या होती है, अप टू अप टू डाउन। डाउन। तो यही तीन इक्वेशन फिर बन जाती हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यानी a कन्वर्ट हो जाता है g के अंदर, और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर बन जाता है। टू अच्छा, वो ग्रेविटेशनल, वो 9.8। अगर फ्री फॉल होती है तो हमारे पास ए जो 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 होता है वो जी में कन्वर्ट होके हम उसको लिखते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गई बात यहां तक। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास जो है, अगर मैं इसी में आगे चलूं तो ये तो इक्वेशन हमारी एंड हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा यहां तक एंड हो गया। अब जो हमारे पास आएगा वो आएगा आपका, यानी जी जी की वैल्यू आप पहले ओ लेवल में आप लेते थे 10, बट अभी हम लेंगे 9.8। ये बात याद रखना कि हम क्या लेंगे, ठीक है। 9.8 लेंगे। ए, अच्छा, बहुत सी आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास अक्सर ये होता है कि फर्ज करो आपके पास जी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी u हो जाता है जीरो। अब अगर u जीरो हो जाता है और आपसे कहते हैं जी रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम और g का निकालो, क्या टाइम और g का आएगा, तो फिर आपके पास देखो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर आ गया। तो अब जब जी टी स्क्वेयर आ गया तो u जीरो होने से ये तो सारी की सारी जीरो हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर हो गया। ये चीज याद रखना, ये बहुत से इक्वेशन में आपकी यूज होगी कि s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर। अब अगर मुझे g की वैल्यू निकालनी है तो t वहां से पहले यहां आएगा, 2 आ जाएगा तो 2s हो गया, फिर t आ गया तो डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर हो गया और इक्वल्स टू g हो गया। तो g की ये वैल्यू ज्यादातर आपकी अप्लाई होगी कि g इज इक्वल्स टू 2s अपॉन टी स्क्वेयर। लेकिन ये सही है सर। फॉल की बात मैं कर रहा हूं, ये फ्री फॉल्स में अप्लाई होंगी, बिफोर द फ्री फॉल नहीं होंगी, ये फ्री फॉल्स पे आएगी आपके पास। ठीक हो गया, ठीक है सर। सही है। जी सर। अच्छा, अब इसी चीज के लिए अगर हम आगे चलते हैं तो फ्री फॉल मोशंस में हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आती है, आती है।
आपने ऑलरेडी पढ़ी जी सर। टर्मिनल वेलोसिटी ओ लेवल्स में। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी को टच करने से पहले आपके पास कंडीशंस आती हैं। वो कंडीशन क्या होती है? सम टाइम वो कहता है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लिजिबल करता हूं तो देखो ऊपर से नीचे आते हुए अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन जब ऊपर से नीचे बॉडी आ रही होगी तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। जी सर। रेजिस्टेंस होगा तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ये ओ लेवल का पार्ट है कि जब आपका एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उस टाइम जो है वो अगर एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लिजिबल कर दें तो आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो बढ़ रहा होगा। वेलोसिटी भी बढ़ेगी और एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो उसका जो ग्राफ सही है। बनेगा वो ये ग्राफ बनेगा आपके पास, ये जो मैं ड्रॉ कर, ये वाला, कि भाई वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये एस टी ग्राफ बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, वीटी ग्राफ नहीं बनाया हुआ। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो देखो इंक्रीजिंग कर्व बना हुआ है मेरे पास यहाँ पे, इंक्रीजिंग कर्व बनाया हुआ है, जी सर। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बट जब आपके पास फ्री फॉल में एयर रेजिस्टेंस ना हो, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो फिर वो एक अलग सिचुएशन आई। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो वीटी ग्राफ ये बनेगा, तो उसमें क्या आएगा? उसमें एयर रेजिस्टेंस में वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो रेट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है जब ये एयर अगर नहीं होगा। अगर है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मैं जब देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस देन, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो उसकी एक्सेलरेशन में फिर चेंजिंग आएगी। कैसे आएगी? जब वो नीचे आ रहा होगा तो नीचे से एयर रेजिस्टेंस उसको पुश करके ऊपर ले जा रहा होगा, जी सर। कोशिश करेगा ऊपर ले जाने की, तो उसमें उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगी। अगर निग्लिजिबल हम रखेंगे तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर निग्लिजिबल नहीं होगी तो एक्सेलरेशन या तो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो अलग सिचुएशंस है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है उसमें, यानी सही है सर। यूनिफॉर्म नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, बस सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है सर। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जब हम कर रहे होते हैं तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में यहां जरा गौर से देखो तो क्या किया हुआ मैंने। देखो एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो ऊपर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही होती है। जी सर। किस टाइम ये वाली फोर्स यानी ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स दोनों सेम हो जाए, मीन वेट ऑफ द बॉडी और एयर रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो रिजल्टेंट विल बी जीरो हो जाता है हमारे पास। जब रिजल्टेंट जीरो हो जाता है तो उस टाइम वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है और उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है उस टाइम जब आपके पास क्या हो? वेट ऑफ द बॉडी यानी फोर्स ऑफ द ग्रेविटी और फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये दोनों जब इक्वल हो जाए ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस टाइम रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो उस टाइम एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है सर। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, अभी तक के टॉपिक में कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है? नहीं सर। अच्छा, आज के लिए इतना काफी है। जो काइनेमेटिक्स का हमारा वन डायमेंशन मोशन है वो हमने सारा एंड अप कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम काइनेमेटिक्स के जो टू डायमेंशन मोशंस होती हैं जिसमें पैराबोलास बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे और वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसमें हम रिलेशनशिप बनाएंगे और उसके बाद हमारा काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा और फिर हम पास्ट पेपर पे चलेंगे इसके। ठीक हो गया? आज के लिए इतना। प्रोजेक्टाइल मोशन।